प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ेंगे मेंडल के नियम के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, तो किस प्रकार का जीव उत्पन्न होगा इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। और इस बारे में मेंडल ने कुछ नियम बताया जिसके तहत यह चर्चा की जाएगी। तो मेंडल का प्रथम नियम आता है प्रभावकता का नियम। अब हम ये जानेंगे कि प्रभावकता का नियम क्या है, इसका प्रभाव क्या है। तो मेंडल ने बताया कि जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के बीच, जिसका तात्पर्य है कि दो शुद्ध जनक हों, जनक माने जो जन्म देने वाले होते हैं नई पीढ़ी का, परस्पर विरोधी गुण वाले हों, के बीच संकरण कराया जाता है, तो उनकी संतानों में एक लक्षण परिलक्षित होता है। मतलब एक लक्षण प्रभावी होता है, दिखाई देता है, तथा दूसरा लक्षण जो होता है दिखाई नहीं देता है, मतलब वह परिलक्षित नहीं होता है। जिसमें पहले लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा इस दूसरे लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो लक्षण दिखाई दे वो प्रभावी होता है, जो लक्षण नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब हम आते हैं पृथक्करण अथवा युग्मजों की शुद्धता का नियम। यह मेंडल का द्वितीय नियम है। अब हम देखेंगे कि पृथक्करण अथवा युग्मजों की शुद्धता के नियम का क्या तात्पर्य क्या था। तो हम कहेंगे कि किसी संकर में उपस्थित प्रत्येक लक्षण के वैकल्पिक स्वरूपों का अगले पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात होता है, जो कि एक संबंधी तीन में पृथक्कृत हो जाते हैं। कहने का मतलब जब संकर लवण के बीच में संकरण कराया जाता है तो अगले पीढ़ी की जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें पृथक्करण के अनुसार एक संबंधी तीन रेशियो के रूप में होता है। अब हम देखते हैं मेंडल का तृतीय नियम। मेंडल का तृतीय नियम जो था स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम था। अब यह देखेंगे स्वतंत्र अभिव्यूहन में क्या उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागत गति दूसरे को प्रभावित नहीं करता। इसमें उन्होंने बताया कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावी नहीं करता है। जो लक्षण प्रभावी होता है उसका गुण अगले पीढ़ी में परिलक्षित हो जाता है, और उस गुण को परिलक्षित होने में दूसरा गुण का कोई प्रभाव नहीं डालता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न होता है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण। जैसा कि हम जानते हैं हमारे समाज में हमेशा यह कहा जाता है कि बच्चे के प्रति उत्तरदायी महिलाएं होती हैं और उन्हीं को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही नहीं है। किसी बच्चे के लड़का या लड़की होने के लिए उसमें मेल जिम्मेदार होता है, न कि फीमेल होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में मैगलंग ने 1902 ईस्वी में, जिनके अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। लिंग का निर्धारण बच्चा होगा या बच्ची, इसका निर्धारण गुणसूत्र करता है। मैगलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्र प्रस्तुत किया। इनके अनुसार स्त्री में दो समान गुणसूत्र यक्ष तथा पुरुष में यक्ष तथा वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहने के मतलब महिलाओं में समान गुणसूत्र यक्ष तथा पुरुषों में असमान गुणसूत्र, मतलब एक यक्ष और दूसरा वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हें एलोसोम कहते हैं, एलोसोम्स कहते हैं। तो जो पुरुष में यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं विपरीत होते हैं उन्हें एलोसोम्स कहते हैं, या इन्हें लिंग निर्धारण सूत्र भी कहते हैं। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र का मतलब होता है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं समजात होते हैं। समजात मतलब समान होते हैं। लेकिन पुरुषों में जो 23वां जोड़ी के असमान गुणसूत्रों का तो हेट्रोसोम्स कहा जाता है, जो कि लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं। इन्हें यक्ष यश से प्रदर्शित करते हैं। नए लक्षणों का विकास वाई गुणसूत्र के कारण होता है, अर्थात अगली पीढ़ी में
जो गुणसूत्र का निर्धारण निर्धारण है पुरुष के वाई गुणसूत्र के कारण होता है कि वो कितना प्रभावी या अप्रभावी होगा। तो अब हम यहाँ पर एक चार्ट देखेंगे। यम का मतलब मेल, एफ का मतलब फीमेल, और मेल में एक्स वाई गुणसूत्र होंगे और एक्स फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे। तो जो मेल में एक्स वाई गुणसूत्र हैं यह दोनों गुणसूत्र अलग होंगे, एक्स अलग और वाई अलग। और महिलाओं में दो गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं तो एक्स अलग होगा। जो मनुष्यों में एक्स वाई गुणसूत्र होंगे उन्हें शुक्राणु कहा जाता है। जो महिलाओं में अलग होंगे उन्हें अंड या अंडाशय कहा जाता है। अब जब इन गुणसूत्रों के बीच में संकरण कराया जाता है तो अब ध्यान देखें कि मेल का यक्स महिला का यक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो यक्स यक्स का निर्धारण होता है और यक्स यक्स में वह लड़की पैदा होगी। अगर पुरुष का यक्स और महिला का यक्स होगा तो यक्स वाई गुणसूत्र से जो बनेगा लिंग निर्धारण होगा वो लड़का होगा। अगली पीढ़ी में चलेंगे, मेल के यक्स और महिला का यक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो यक्स यक्स नाम की लड़की बनेगा। लेकिन पुरुष का यक्स वाई गुणसूत्र और महिला का यक्स गुणसूत्र मिलेगा तो उससे यक्स वाई गुणसूत्र का एक लड़का बनेगा। अब हम देखते हैं कि मनुष्य विषम युग्मी होते हैं। विषम युग्मी क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों में यक्ष वाई गुणसूत्र 23वीं जोड़ी के रूप में पाया जाता है। अतः शुक्र जन द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु नर युग्मज बनते हैं। इनमें 50% शुक्राणु यक्ष लिंग निर्धारण सूत्र वाले तथा 50% शुक्राणु वाई गुणसूत्र निर्धारण वाले होते हैं। जिसका अर्थ हुआ कि 50% जो यक्ष गुणसूत्र वाले हैं लड़की की तरफ होते हैं और 50% शुक्राणु जो वाई लिंग वाले होते हैं वह मेल की तरफ होंगे, लड़के की तरफ होंगे। जबकि स्त्रियां में सम